जब हम जनगणना या सेंसस के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ढेर सारे नंबर्स, चार्ट्स और बोरिंग डेटा, है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे देश की पूरी कहानी है। तो चलिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें भारत के बारे में क्या-क्या बताते हैं। 2011 की जनगणना का ऑफिशियल मोटो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये बात 100% सच है। सोचिए, यही डेटा तो तय करता है कि कहाँ नए स्कूल बनने हैं, कहाँ अस्पतालों की ज्यादा जरूरत है या कहाँ नौकरियां पैदा करनी है। ये सचमुच हमारे देश के आने वाले कल का ब्लूप्रिंट है। तो कहानी को कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो भारत को सबसे अलग बनाती है, और वो है यहाँ के लोग, यहाँ की विशाल आबादी। साल 2011 में भारत की आबादी थी 1.21 अरब, 121 करोड़। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे दिमाग में विजुलाइज करना भी मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लगता है। अच्छा, इस 1.21 अरब को दुनिया के हिसाब से देखें तो इसका मतलब था कि दुनिया की कुल आबादी का 17.5% सिर्फ भारत में रहता था। मतलब अगर आप 2011 में दुनिया में कहीं भी 6 लोगों से मिलते तो उनमें से एक के भारतीय होने का चांस था। कमाल है ना? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और कंफ्यूजिंग चीज सामने आती है। दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा था 17.5% और हमारी दशकीय विकास दर यानी 10 साल में आबादी बढ़ने की जो रफ्तार थी वो थी 17.7%। अब ये दोनों नंबर इतने ज्यादा पास हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो इनको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, एक ट्रिक है, 17 पर खतरा। ये फ्रेज हमें याद दिलाता है कि 17.7% वाली जो फिगर है वो ग्रोथ रेट की है, और इतनी तेजी से बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज के लिए एक खतरे की घंटी भी है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि भारत में लोग कितने हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि ये रहते कहाँ हैं? चलिए अब देखते हैं कि ये जो 1.21 अरब की आबादी है वो देश में फैली हुई कैसे है। तो सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में सबसे ऊपर है, जाहिर है, उत्तर प्रदेश। यूपी की आबादी तो दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। सोचिए, सिर्फ ये 4 राज्य मिलकर ही भारत की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। अब इस ऑर्डर को याद रखने के लिए भी एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। याद रखिए, यूपी ने बिहार को बंगाल में पछाड़ा। सिंपल, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, महा यानी महाराष्ट्र, फिर बिहार और बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। है ना आसान? अच्छा, आबादी का साइज तो एक बात हुई, लेकिन असली कहानी पता चलती है घनत्व यानी डेंसिटी से। अब इस पर जरा गौर कीजिए। बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। सोचिए, जैसे मुंबई की कोई खचाखच भरी लोकल ट्रेन। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, वहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग, जैसे कोई खाली सा वीआईपी लाउंज। ये फर्क मतलब जमीन आसमान का है। और इन दोनों को यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम डेंसिटी वाले राज्यों को याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। बस याद रखिए बिहारी अरुण। बिहारी से हुआ बिहार, सबसे घनी आबादी वाला, और अरुण से हुआ अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम। नंबर्स बहुत जरूरी हैं, पर वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो इन नंबर्स के पीछे छिपे इंसानों की है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स की जो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, जैसे कि लिटरेसी और सेक्स रेशियो। यहीं पर डेटा सच में ह्यूमन हो जाता है। 2011 में भारत का ओवरऑल सेक्स रेशियो था 943, यानी हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। लेकिन जो ज्यादा चिंता की बात थी वो था चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों में यह आंकड़ा सिर्फ 919 था। ये गिरावट एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन थी, जो आने वाले समय में एक बड़े जेंडर इम्बैलेंस की तरफ इशारा कर रही थी। और जब हम राज्यों को देखते हैं तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ था केरला, जहां हर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं। ये एक बहुत हेल्दी साइन है। और दूसरी तरफ था हरियाणा, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 879 था। ये दिखाता है कि वहां कितनी गहरी सामाजिक चुनौतियां थीं। इसको याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है। सोचिए, केरल की हरियाली। केरल, जो अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, इस मामले में सबसे हरा भरा था, मतलब टॉप पर। और हरियाणा, जिसके नाम में ही हरियाली है,
वो दुर्भाग्य से इस लिस्ट में सबसे नीचे था। अब बात करते हैं साक्षरता की। 2011 में भारत की ओवरऑल लिटरेसी रेट थी 74%। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जब हम इसे तोड़कर देखते हैं तो कहानी बदल जाती है। पुरुषों की साक्षरता थी 82%, जबकि महिलाओं की सिर्फ 65%। ये जो गैप है, ये दिखाता है कि शिक्षा में कितनी बड़ी असमानता थी। और लिटरेसी की रैंकिंग के लिए भी एक कहानी है, थोड़ी अजीब है पर काम की है। केरल में जाकर मिजो बिहार रोया। अब इसका मतलब क्या है? केरल 94% के साथ सबसे टॉप पर, मिजो से हो गया मिजोरम जो दूसरे नंबर पर था। और बिहार रोया हमें याद दिलाता है कि बिहार इस लिस्ट में सबसे नीचे था। चलिए अब एक और जरूरी और थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर आते हैं। ये है देश में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझना बहुत जरूरी है अगर हम देश के सोशल फैब्रिक को समझना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है कुल संख्या और प्रतिशत का फर्क। देखिए, एससी आबादी की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन किसी राज्य की टोटल आबादी में एससी का सबसे बड़ा परसेंटेज पंजाब में है। ठीक इसी तरह एसटी आबादी की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, पर सबसे ज्यादा परसेंटेज मिजोरम में। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इसे एक पिज्जा की तरह समझिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जाइंट पिज्जा है। क्योंकि वो इतना बड़ा है तो उसमें सबसे ज्यादा स्लाइस यानी लोग होंगे। ये हो गई कुल संख्या। अब पंजाब को एक छोटे स्पेशलिटी पिज्जा की तरह सोचिए। भले ही वो छोटा है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 30-40%, एक ही खास टॉपिंग से बना है। ये हो गया प्रतिशत। तो साइज अलग है और इंग्रेडिएंट का रेशियो अलग। अच्छा, एक चीज नोटिस की, केरला लिटरेसी में भी टॉप पर है और सेक्स रेशियो में भी टॉप पर है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा कनेक्शन दिखाता है कि एजुकेशन, खास तौर पे महिलाओं की एजुकेशन, एक बेहतर और बराबरी वाले समाज की नींव रखती है। तो हमने 2011 के सेंसस से बहुत कुछ समझा, पर इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी। ये सारा डेटा अब 1 दशक से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है, 2011 से लेकर आज तक भारत की ये कहानी कितनी बदल गई है? क्या लिटरेसी में वो जो मेल फीमेल गैप था वो कम हुआ है? क्या राज्यों की आबादी का घनत्व बदला है? बिहार की वो जो खचाखच भरी लोकल ट्रेन थी, क्या वो अब और भी ज़्यादा भर गई है? और अरुणाचल प्रदेश का वो जो खाली वीआईपी लाउंज था, क्या वो अब भी वैसा ही है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें सिर्फ अगली जनगणना ही दे सकती है। वही लिखेगी भारत की कहानी का अगला चैप्टर।